आज हम जिस चैप्टर को रिवाइज करने जाए, क्योंकि अब बोर्ड के एग्जाम जब आ रहे हैं तो आपको रिवीजन के लिए थोड़ा सा कोई जो भी रिकैप कर पाएंगे वो करते हैं। एक एक चैप्टर को जल्दी जल्दी 15 से 20 मिनट के अंदर अपन खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए सॉलिड स्टेट हमारे पास है, इसके पास कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन के बारे में। इसमें जनरली चीजें आपको एनसीईआरटी में तो मिल ही जाएंगी, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए इनका ऑर्डर जो होता है वो एक सिमेट्रिकल वे में अरेंज होते हैं, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल वे में अरेंज होते हैं। अगर ये ए बी ए बी ए बी बी ए, लेकिन इसमें अगर ए के बाद बी आ रहा है तो फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर इसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा। तो इसका जो ऑर्डर है ये लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, इस तरह चलता जाएगा। लेकिन इसका जो ऑर्डर है ये कोई फिक्स नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके पास और जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ये एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट देता है, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में इसकी मेल्टिंग पॉइंट हमें मिलती है। इसका जो सबसे खास प्रॉपर्टी है इसे बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक। इसके बारे में आप समझ लें और जान जाएं, ये कभी कभी हो सकता है यही क्वेश्चन पूछा जाए। एनआइसोट्रॉपिक और इसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज विच दोज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। कभी भी अगर आपको केमिस्ट्री में आइसो मिले इसका मतलब होता है सेम। अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम आ रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रेजिस्टेंस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में सेम वैल्यू दे रहा है तो उसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। और ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से सॉलिड्स हैं, वो होते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। जो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं डिफरेंट किस पे, डायरेक्शंस पे, उसे बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, बहुत अच्छी बात। बस यही आपको और इनका क्या होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका होता है एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में, ठीक है। अब एक इनके एग्जांपल में आप देखिए, एक आएगा आपको क्वार्ट्ज मिलेगा और एक मिलेगा ग्लास क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। अगर आपको क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास दिया हो एक ही उसमें ऑप्शन में, क्योंकि अब ऑप्शनल आपका होगा, तो आप क्वार्ट्ज ग्लास पे लगाएंगे। क्वार्ट्ज भी होता है लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास पे लगाएंगे। रबर जिनको हम अगर काटें तो अलग अलग तरीके से, मतलब एकदम शार्प ना आए, ठीक है, उसे बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। और इनके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, सारे मेटल्स, ठीक है। चलिए एक पॉइंट तो ये है जो हमें क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनने हैं उसे बोलते हैं यूनिट सेल, क्योंकि इनका यूज तो आना ही है। और यूनिट सेल हमारे पास 4 आपको याद रख लीजिए बस। सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे बोलते हैं सिंपल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी एटम हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो कहाँ मौजूद होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे मौजूद होंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे मौजूद होंगे। जितने भी हमारे, तो इनका जो इफेक्टिव Z आता है वो कितना आता है, 1। इनके R और A के बीच में रिलेशन जो आता है वो क्या आता है, R = A/2, ठीक है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है हाउ मच, 6। इनका नियरेस्ट नेबर क्या है, इनका नियरेस्ट नेबर है A, जो सबसे पास में है। आपको इतनी 4 चीजें अगर आपको पता है किसी भी यूनिट सेल के बारे में तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इनको अगर हम देखें तो ये इस तरह है, 4 मॉलिक्यूल हैं जो एक साथ रखे हुए, 4 लड्डू समझ लीजिए, 4 लड्डू रखे हैं। इसके ऊपर अगर हम एक और लेयर चढ़ा दे तो उसे बोला जाता है सिंपल क्यूबिक, राइट, करेक्ट। दूसरा हमारा BCC। इन्हीं 4 चीजों की जरूरत है और इन्हीं 4 चीजों को आपको ध्यान रखना है बस। अगला है बॉडी सेंटर्ड, जिसे बोलते हैं BCC। ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, देखिए इधर,
ये सब कॉर्नर पे मौजूद तो होते ही होते हैं और एक बॉडी सेंटर में मौजूद होते हैं। मतलब ये जो 4 हमारे पास हैं, इन 4 को हम एक दूसरे लेयर पे रखेंगे अलॉन्ग विथ एक बीच में एटम रखते हुए, ऐसे ही रखेंगे, तो इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर। जब इस बीच वाला एटम इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाले जो आपस में मिक्स जुड़े हुए थे, जुड़े हुए नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान रखें, ये दोनों आपस में थोड़े से दूर हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर इनका इफेक्टिव जेड कितना आएगा, कॉर्नर पे जितने रखे होते हैं उसका 1 होता है, जो बॉडी सेंटर में रखा है उसका हो जाएगा V1 और तो ये आ जाएगा 2। R और A के बीच में जो इनका रिलेशन आता है वो आता है √3/4A। कैसे आता है वो देख लीजिए, क्योंकि सिर्फ बॉडी सेंटर वाला ही एक दूसरे को टच कर रहा होगा, तो इस तरह टच करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 4R इक्वल टू, ये बॉडी डायगोनल तो √3 है, वहीं से निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत आसान है। आप बॉडी सेंटर को सोचिए, बॉडी सेंटर वाला सब 8 के 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 8। नियरेस्ट नेबर जो इसको टच कर रहा है, मैंने अभी बताया ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये वाला जो है इस वाले एटम को जो बॉडी सेंटर पे रखा है उसको टच कर रहा है, और पूरी की होती है कितनी, √3A, तो इसका आधे वाले कितना होगा, √3A/2, √3A/2। आप ये इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रख लीजिए। R रेडियस ऑफ एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी यहाँ पर हम रखें। नेक्स्ट अगला है हमारा FCC, जिससे आपको ये मान लीजिए ये हमें ध्यान ही देना है एट एनी कॉस्ट। ये कॉर्नर्स पे होते हैं और साथ ही साथ सारे फेस सेंटर पे होते हैं। फेस सेंटर टोटल हमारे पास 6 होते हैं, जितने फेसेस आपको दिख रहे हैं बाहर या अंदर। ठीक है, 6 फेस सेंटर, सब कॉर्नर का Z आएगा। कॉर्नर पर रखे वाले होते हैं कितने होते हैं, 1 आता है टोटल, फेस सेंटर वाले होते हैं 3, तो इनका आ जाता है इफेक्टिव Z कितना, Z आधा, कितना हो जाएगा 4। इनका जो R और A के बीच में रिलेशन है वो देखिए, जो एक फेस पे रखे होंगे, मैं अगर इस फेस की बात करूँ इस पूरे उसके, तो एक फेस अगर ये है, यहाँ पर कौन रखा हुआ है कॉर्नर पे, यहाँ पर फेस सेंटर पे, और यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तब इनके पास कितना आएगा, √2A होता है, √2A, और टोटल यहाँ पर कितने R हो जाएंगे, 4R हो जाएंगे। ठीक है, तो R की वैल्यू आ जाएगी √2A/4, तो ये हो जाएगा A/2√2। ठीक है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रख लीजिए 12 होता है, कैसे होता है बाद में उसकी ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, और इनका नियरेस्ट नेबर, ये आप ध्यान दीजिए, नियरेस्ट नेबर एटम जो है, देखिए ये इसको टच कर रहा है, ये पूरी डिस्टेंस होती है कितनी, √2A, और ये हाँ √2A/2, तो A आ जाएगा A/√2। ठीक है, और अगर आप पाएंगे सबसे नियरेस्ट यही लोग होते हैं। बॉडी सेंटर में √3A/2 था और उसमें तो A ही था, बात समझ में आ रही है, तो A/√2 ये होते हैं। आपको ये ध्यान देना है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एंड सेंटर आपसे पूछा नहीं जाता, FCC आप ध्यान रखिएगा। और FCC का मतलब ये है, अगर आपको कभी भी ये मिले FCC ना दिखाओ, आपको दिखेगी आप उसने दिया है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसका भी मतलब क्या है, उसका यूनिट सेल क्या है, FCC ही होता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो यूनिट सेल होता है वो FCC होता है। आपको उसी हिसाब से सब कुछ ध्यान देना है कि उसके पास इफेक्टिव नंबर के इफेक्टिव एटम कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, उनके रेडियस जो भी है CCP आपको ध्यान देना। बाकी और 3D लेयरिंग के बारे में जानकारी के कोई बहुत ज़्यादा आपका ज्ञान कुछ होने वाला है नहीं इस आखिरी वक्त पे। चलिए, एक होती है वॉइड्स, और ये 2 प्रकार की आप पढ़ते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, होते और भी हैं लेकिन पढ़ना हमें यही है, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं, ये दोनों वॉइड जो है ये सिर्फ और सिर्फ FCC के अंदर पाए जाते हैं। आप इतना ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, FCC के अंदर पाए जाते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशनिंग कैसे होते हैं पहले वो देख लीजिए। ये ट्रायंगुलर वॉइड अगर सपोज करिए आपको इस तरह रखे, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई एटम रख दिया तो इसके बीच में जो बनता है वॉइड उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर यहाँ पर एक ट्रायंगुलर वॉइड रखा है और इसके ऊपर हमने एक और ट्रायंगुलर वॉइड रख दिया तो इस यहाँ पर जो भी वॉइड बनता है उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इनकी लोकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इनके नंबर्स कितने हैं।
टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन जो होती है वो जो हमारा ये बॉडी डायगोनल है, सपोज करिए ये बॉडी डायगोनल बना है, यहाँ के √3a/4 डिस्टेंस पे, √3a/4 डिस्टेंस पे ये पाया जाता है। ठीक है, हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4। और हर के पास, सबके पास कितने होंगे? 2-2, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2, तो टोटल 8 हो जाएंगे। इनकी टोटल जेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? सॉरी, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये पाए जाते हैं एज सेंटर और प्लस कहाँ? बॉडी सेंटर। ठीक है, एज सेंटर पे अगर पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वहां से 3 निकल के आएंगे, बॉडी सेंटर पे 1, तो इस टोटल निकल के आते हैं 4। तो जेड ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4। एज सेंटर वाले 3 कैसे निकल के आते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है देखिए, एज टोटल होते हैं 12 और एक एज कितने में कंट्रीब्यूट करता है? 4 में, तो इसका मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो हो जाएंगे 3। ठीक है, तो ये इस तरह हम, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब इससे हम एक चीज़ और पहले समझते हैं कि अगर जेड ऑफ यूनिट सेल जो है, जेड ऑफ यूनिट सेल जेड है, तो जेड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 2z होगा। और जेड ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? z होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि सिर्फ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पाए जाते हैं? FCC में पाए जाते हैं। FCC का z 4, तो जेड ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कितना? 4। जेड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना? 8। तो ये z के बराबर, ये किसके? 2z के बराबर। दैट्स इट। ये आपको ध्यान रखना है, इससे फॉर्मूला मेकिंग में काम आएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन अक्सर हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फॉर्मूला मेकिंग। देखिए, फॉर्मूला मेकिंग में आपको ध्यान देना है कि हम जो पहले पढ़ते थे कि इसका Ca+2 है और ये Cl- है, तो इसको इधर क्रॉस कर दो, इसको इधर क्रॉस कर दो। नहीं, बहुत पहले पढ़ा होगा। इस तरह नहीं करना है इसमें। अगर आपके पास A है और यहाँ पर B है, अगर इसका निकल के आएगा ZA, इसका निकल के आएगा ZB, तो इसको एक दूसरे से ही मल्टीप्लाई करना है, AZA और BZB, और यही हमारा क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए जो है वो है एट कॉर्नर्स, और जो बी है वो अल्टरनेट फेस सेंटर पे है। ठीक है, तो अगर हम ए का निकालेंगे तो जेड ए निकल के आएगा, कॉर्नर पे है तो 1, और जेड बी निकल के आएगा ऑल फेस सेंटर, अल्टरनेट फेस सेंटर के टोटल होते हैं 6 डिवाइड बाई 2, और इसका भी आधा है ना, अल्टरनेट फेस सेंटर, तो ये हो जाएंगे 3/2। अल्टरनेट का मतलब दूसरी तरफ भी आप सोच सकते हैं कि टोटल कितने होते हैं निकल के आते हैं फेस सेंटर? 3 निकल के आते हैं। अल्टरनेट लेंगे तो उसका आधा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3/2। फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, जैसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से पूरे इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा A2 B3। इसी तरह आपको करना है। प्लस लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है। अरे यार, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जनरली जाता है। सपोज करो ए बताया है कि उसने कहाँ पे है, ए है सब, ए फॉर्म कर रहा है BCC, सपोज करो ए फॉर्म कर रहा है BCC, ठीक है, और बी जो है वो 2/3 ऑफ FCC लिख लो, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो इसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो अगर हम ए की बात करें मतलब ZA निकालें तो ZA निकल के आएगा FCC के लिए 4, और ZB निकल के आएगा 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, तो आ जाएगा 8/3। तो यहाँ से आ जाएगा A 4, B 8/3, इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो A 12, B 8, इसे और सिंप्लीफाई किया जाता है, डिवाइड कर दो 4, तो ये बन जाएगा A3 B2। इस तरह हम इक्वेशन कर सकते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, कंप्लीट हो गई
डेंसिटी जो होती है निकालनी होती है, डी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप देखिए एक बार, हमने पढ़ा है एन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल की वैल्यू, डब्ल्यू अपॉन कैपिटल मोलर मास इज इक्वल टू जितना भी नंबर उसका गिवन हो डिवाइड बाई एन ए। हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए, हमें क्या चाहिए, वेट। तो वेट के लिए W इज इक्वल टू N2 इंटू एम डिवाइड बाई एन ए, और यहाँ पर जो नंबर्स है ना वही Z है, क्योंकि नंबर तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर क्या हुए होते हैं, Z होते हैं। तो इसका मतलब W निकल के आता है Z इंटू एम डिवाइड बाई एन ए। तो यहाँ से यही वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। तो D की वैल्यू हो जाती है Z इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू। तो ये जो पूरा है इसे बोलते हैं वेट, मास। मास हम इसमें क्योंकि हम यूनिट सेल में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, वही हमने कैलकुलेट किया है, और यही है डेंसिटी फार्मूला। आपको इसमें Z की वैल्यू पता होगी, मोलर मास की वैल्यू दी होगी, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, वैल्यू आप निकाल लेना A क्यूब से, क्योंकि अगर आप यूनिट सेल का वैल्यू निकाल रहे हैं तो मतलब वो क्यूब है, और क्यूब के लिए क्या होता है, A क्यूब होता है। जनरली इस तरह आपको निकल जाएगा। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी रफ होती है, अच्छी नहीं होती, वो आपको थोड़ा सा देखना है बस, बाकी और उसमें तो कुछ है नहीं। इसमें एक टॉपिक और है जिसे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन देखिए, अगर मैं कहूं कि यहां पर हमारे पास एक स्क्वायर था, हमारे पास एक स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने ये वाला और ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, काट दिया। और मैं आपसे बोलूँ जो मैंने काटा है उसका क्या हिस्सा, वो टोटल में कितना वॉल्यूम, कितना फ्रैक्शन ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। हम ये देख रहे हैं कि 4 क्वाड्रेंट है और 4 क्वाड्रेंट को मिलाते हैं तो एक सर्कल बनता है। तो इसका हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। लेकिन जब हम बात करेंगे 3 डायमेंशन की तो उसके अंदर आएगा क्यूब, सॉरी वॉल्यूम आएगा। देखिए तो हमारे पास क्या होंगे, ये वॉल्यूम होंगे, ये 3 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या बात करेंगे कि इसके टोटल नंबर ऑफ कितने एटम है, पहले वो देख लें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम देख लें, क्लियर है। इनका क्या वॉल्यूम निकल रहा है वो देख लें। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम, ठीक, डिवाइड बाय टोटल किसका वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम, ए क्यूब। ऐसे तो कर सकते हैं, तो ऐसे ही आपको करना है। देखिए डिफरेंट के लिए कैसे निकलेगा। पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल यूनिट सेल, वो क्या होता है, उसके पास क्या होता है, Z की वैल्यू होती है 1। ठीक है, A और R के बीच में होता है A इज इक्वल टू 2R, यही होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो ये निकल के आएगा Z इंटू इसका वॉल्यूम, ये चूंकि एक स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। अब ए को अगर हम चाहें आर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम वही करते हैं। Z की वैल्यू होगी 1, 4/3 पाई की वैल्यू पाई, आर क्यूब को ऐसे रख दो, ए की जगह 2R क्यूब, तो 2R क्यूब मतलब 8R क्यूब। ठीक, R क्यूब से R क्यूब हो जाएगा, चला जाएगा, और इस 4 से यहाँ कट जाएगा ये 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई/6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.524। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो निकलता है 52.4% क्या हुआ है, ये भरा हुआ है। खाली कितना है, ये पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा। वाइड फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 52.4, ये निकल के आएगा 48.6। ठीक है, इस तरह हम निकाल लेंगे। BCC के लिए क्या होता है वो रिजल्ट आप याद रखिए बस। BCC के लिए 68% क्या है पैकिंग फ्रैक्शन, और FCC के लिए 74%। इससे आगे कुछ किसी का नहीं होता। अगर आपको HCP भी दिया जाए उसका भी 74% होता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये इस तरह के जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अब इससे क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब आएगा तो डेंसिटीज पूछा जाएगा, आपसे फॉर्मूला बनवा लिया जाएगा। ठीक है, और एक हमने क्या पढ़ा,
अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइसोट्रोपिक क्या है, एनिसोट्रोपिक क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी एग्जांपल्स पूछ लिए, ठीक है। इनके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ पूछने वाले नहीं। एक चीज़ और पूछी जाती है डिफेक्ट्स, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, उसके बाद थैंक यू।